ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो पहले बात करते हैं दो प्रॉब्लम्स के थ्रू. जो पुराने कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हैं वी विल रिवाइज दोज. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ये एरोमेटिक सिस्टम है, बाहर इसके डबल बॉन्ड है, तो HBr ऐड कर रहे हो एक बार आप परऑक्साइड के साथ, और सेकेंड टाइम वी आर एडिंग HBr इन एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड. ओके, तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर, नोट डाउन दीज टू प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम में यू हैव टू डू इट इन 3 स्टेप्स. ओके, तो 3 स्टेप्स के अंदर आपको ये सॉल्व करना है. देखो, नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम, जब हम परऑक्साइड यूज करते हैं देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट. ठीक है, तो बेंजीन पे तो अटैक नहीं होगा. अब यहां पर पॉसिबिलिटी है जब डबल बॉन्ड के क्रॉस पहले अटैक करेगा Br रेडिकल. ओके, अगर Br रेडिकल यहां पे अटैच हो गया तो इस पोजीशन पे रेडिकल जनरेट होगा. सेकेंडली, अगर ये Br रेडिकल यहां पर अटैच हो गया, ठीक है, लाइक ब्रोमीन यहां अटैच हो गया, तो दूसरी वाली पोजीशन पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा. जो पहला वाला फ्री रेडिकल है ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये है बेंजाइल फ्री रेडिकल. ओके, दिस इज मोर स्टेबल. और सेकंड वाला, दिस इज जस्ट 2 डिग्री फ्री रेडिकल. ओके, तो जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा ऑब्वियसली हम उसके थ्रू ही मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल बनेगा. नेक्स्ट स्टेप में H रेडिकल यहां पर अटैक करेगा और या फाइनली H लग जाएगा. ओके, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं. एक बार Br यहां लग गया और H यहां लग गया. ठीक है, तो इन दोनों में दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू द मोर स्टेबल फ्री रेडिकल. अब अगर कार्बोकेटाइन देखें तो कार्बोकेटाइन वाले में जब अकेला HBr अटैक करता है देन द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म. ठीक है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा. ठीक है, अगर H यहां लग गया तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया. सेकेंड टाइम H यहां लग सकता है तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है. जो पहला वाला केस है इट इज जस्ट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और दिस इज अ बेंजाइल कार्बोकेटाइन. तो बेंजाइल इज मोर स्टेबल. ठीक है, तो बेंजाइल वाले पे नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन अटैक करेगा. ठीक है, Br नेगेटिव यहां पे, तो जिस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे ब्रोमीन लग गया और यहां पर भी जिस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज था यहां पर ब्रोमीन अटैच कर दिया. तो दोनों केसेस में अगर आप बोलोगे कि मार्कोनिकोव तरीके से हम चलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी CH है और ये भी CH है. तो वी हैव CH डबल बॉन्ड CH. तो अगर आप बोलोगे कि द नेगेटिव चार्ज गोज टू द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, तो यू हैव टू अप्लाई द बेसिक मैकेनिज्म. ठीक है, कि फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा और कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, विद इन 3 स्टेप्स यू हैव टू सॉल्व दिस. अब देखो, क्लोरीन और अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं. पहली बात है, अगर मैं पहले क्लोरो लगा लूं तो जो अल्काइल ग्रुप लगेगा वो लगेगा ऑर्थो और पैरा पे. क्यों? क्योंकि क्लोरीन अपने आप में एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्लोरीनेशन करवा नहीं सकते क्योंकि फिर मेटा पे अटैक नहीं होगा नेक्स्ट टाइम. दूसरी ऑप्शन, फर्स्ट स्टेप में अगर हम अल्काइल ग्रुप लगा लें और उसके बाद हम क्लोरीन लगाएं तो अल्काइल ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. ठीक है, तो वो भी क्लोरीन को मेटा पे नहीं भेजेंगे. तो मेटा डायरेक्टिंग तो इनमें से दोनों में से कोई भी नहीं है. ओके, तो क्या करेंगे हम, देखो यहां पर दिमाग लगाने वाला पॉइंट यह था कि ये अल्काइल की जगह अगर असाइल होता पहले, ठीक है, मान लो कि CH3COCl हम AlCl3 की प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कर देते तो COCH3 लग जाता. ठीक है, और ये जो असाइल ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है. इसकी अगर आप क्लोरीनेशन करते हो तो जो क्लोरीन लगेगी मेटा पोजीशन पे लगेगी
और देखो ये 1 2 2 स्टेप हो गए। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी क्लीमेंशन रिडक्शन कर सकते हैं या वॉल्फ-किश्नर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लीमेंशन और वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो जिससे कि जो कीटो ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है वो C डबल बॉन्ड O से रिड्यूस हो जाएगा CH2 ग्रुप में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपके पास मेटा पोजीशन पे अटैक हो रहा है बट अल्काइल ग्रुप्स हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इसका मतलब कि पहले असाइल ग्रुप रहा होगा, फिर मेटा पे अटैक करवाया, उसके बाद असाइल को अल्काइल ग्रुप में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज द यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड ब्लॉकिंग ग्रुप्स। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी ने इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे भी हुए हैं। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में जो 12th क्लास में आप पढ़ेंगे। देखो जो पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं जैसे NH2 है, OH है, इनसे क्या होता है, ये बेंजीन रिंग को इतना ज्यादा एक्टिवेट करवा देते हैं कि मल्टीपल अटैक्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम एनिलीन का केस लें, एनिलीन में जब आपको ब्रोमिनेशन करवानी है तो आपको Br2/FeBr3 नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि NH2 इतना अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो बिना कैटलिस्ट के ही रिएक्शन हो जाएगा और इतना फास्ट होगा कि एक बार ब्रोमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, ये इतना ज्यादा इसको एक्टिवेट कर देता है कि तीनों पोजीशन पे, मतलब तीनों ऑर्थो और पैरा पे मिला के ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाती है। अब ये अनडिजायरेबल क्यों है? क्योंकि हम चाहते थे कि सिंगल ब्रोमीन अटैच हो। ओके, यहां पर तीनों हो गए। तो अगर हम सिर्फ मोनो ब्रोमिनेशन करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इस केस में क्या करना है आपको? सिमिलरली अगर आप एनिलीन को HNO3 और H2SO4 से ट्रीट करते हो मान लो, तो इसको देख के क्या लग रहा है, आप क्या करने की ट्राई कर रहे हैं? आप यहां पर नाइट्रेशन करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि क्या बनना चाहिए यहां पे? आप सोचोगे कि नाइट्रो ग्रुप लगना चाहिए। एक बार ऑर्थो पे लग गया नाइट्रो और एक बार लग गया वो पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये एक्सपेक्ट करोगे आप, क्योंकि NH2 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो एक बार ऑर्थो पे भेजेगा एक बार पैरा पे भेजेगा। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो इसका मेटा प्रोडक्ट है वो भी काफी ज्यादा बनता है। आई थिंक अराउंड 45% के आसपास बनता है ये भी। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा है। और ऐसा क्यों है? मेटा प्रोडक्ट्स में इतना ज्यादा क्यों बनता है? ठीक है, अब ये देखने के लिए हमें एक चीज समझनी है कि NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन के पार लोन पेयर है, तो ये एज अ बेस काम कर सकता है। और HNO3 और H2SO4 दोनों क्या हैं? दे आर एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन भी तो हो जाएगा। तो ये NH2 का लोन पेयर यहां से H पॉजिटिव को क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, और उसको गेन करेगा तो बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। ओके, और NH3 पॉजिटिव, तो जस्ट वेट ए सेकेंड। तो फर्स्ट अगर हम सिंपल एसिड बेस रिएक्शन यहां पर अगर हम करें, ठीक है, तो ये NH2 का बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। अब ये जो NH3 पॉजिटिव है ये क्या है? इट्स अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, तो नाइट्रेशन के केस में दो चीजें पॉसिबल हैं। एक तो NO2 डायरेक्टली बेंजीन पे अटैक कर दे ऑर्थो या पैरा पे, दूसरा H पॉजिटिव इस बेस के साथ रिएक्ट कर जाए। ठीक है, तो ये जो NH3 पॉजिटिव बनता है, इसकी अगर आप नाइट्रेशन इसके बाद होती है तो फिर ऑब्वियसली बात है जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा पोजीशन पे बनेगा। ठीक है, और फाइनली ये H पॉजिटिव छोड़ देगा, बेसिक मीडियम में होगा। ठीक है, H पॉजिटिव छोड़ देगा और वापस NH2 में आ जाएगा। तो ये भी एक आप बोल सकते हैं कि अनडिजायरेबल रिएक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप मेटा पे अटैक करवाना नहीं चाहते थे, पर फिर भी जो मेटा प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा अमाउंट में बन गया। ठीक है, तो ये हैं केसेस
कि एक तो हो गया हमारे पास ट्राइब्रोमिनेशन हो गई, हम मोनोब्रोमिनेशन करवाना चाहते थे। दूसरा आप यहां पर ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रेशन करवाना चाहते थे, वो मेटा पे ज्यादा हो गई। ठीक है, और इतना ही नहीं, और भी चीजें हैं। देखो दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ कि जो NH2 और OH ग्रुप हैं वो सिर्फ बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ही एक्टिवेट नहीं करते, वो उसको ऑक्सीडेशन के लिए भी एक्टिवेट कर देते हैं। मतलब बेंजीन रिंग अब ऑक्सीडाइज भी बड़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप नाइट्रेशन करते हैं तो सिर्फ नाइट्रेशन नहीं होती, साथ साथ क्योंकि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, H2SO4 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नाइट्रेशन के साथ साथ क्या होता है, बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन भी हो जाती है, जिससे बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो दिस नाइट्रेशन रिजल्ट्स इन कंसिडरेबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड और H2SO4। ओके, दैट पार्ट इज क्लियर। तो ये साइड रिएक्शन थे। ओके, तो ऊपर हमने पढ़ लिया कि वी ऑल्सो गेट कंसिडरेबल मेटा प्रोडक्ट इन दिस केस। तो ये हो गया, एक बार आपको ऑर्थो पे मिला, एक मेटा पे मिला, एक पैरा पे मिला, और ये एक बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें अगर हमें अवॉइड करनी हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो वो अभी देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पॉज इट हियर एंड नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन देखो, now in order to avoid this we need to protect the NH2 group। ठीक है, NH2 बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, हमें इतना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए था एक मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो NH2 को हम कन्वर्ट करते हैं NHCOCH3 में। ठीक है, NHCOCH3 ये जो ग्रुप है एसिटामिडो ग्रुप, इट इज अ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, इट्स अ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लगातार बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, वो कभी बेंजीन के साथ हो तो कभी इस कीटो के साथ भी है। ठीक है, जिससे कि उसका एक्टिवेटिंग जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, अब ये कैसे करेंगे? ये करने के लिए हम एनिलीन को ट्रीट करते हैं CH3COCl के साथ। तो यहां से एक H और यहां से एक Cl। ठीक है, ये निकाल दिया आपने, मतलब शॉर्टकट बता रहा हूं। तो अब इमेजिन करो एक HCl निकल गया, तो HCl निकलने के बाद यहां पे जो प्रोडक्ट दैट इज NHCOCH3। ठीक है, तो ये COCH3 डायरेक्टली NH के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है और साथ में ये एक बल्की ग्रुप है। अब नाइट्रेशन करवाओगे तो मेटा पे अटैक कोई स्कोप नहीं है। क्यों? आप बोलोगे कि सर बेसिसिटी तो उसकी अभी भी रही, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो अभी भी लोन पेयर है, पर ये बेसिसिटी काफी कम होगी क्योंकि ये लोन पेयर दो जगह रेजोनेंस कर रहा है, तो अब ये उतना इजीली अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो इसकी बेसिक नेचर कम होगी। ठीक है, तो एसिड बेस वाला रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो गए। ठीक है, सेकेंडली क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, दैट इज वाई द अटैक ऑन द ऑर्थो पोजीशन इज नॉट वेरी फेवरेबल। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होने के चांसेस भी कम हैं। तो ऑब्वियसली बात है जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी पैरा। ठीक है, ये मेजर होगा, प्लस ऑर्थो जो है आपका वो हो जाएगा माइनर। और फाइनली ये जो आपका मेजर प्रोडक्ट बना, अब NHCOCH3 का अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, H2O हीट OH नेगेटिव, तो हाइड्रोलिसिस करने से फाइनली हमें क्या मिलेगा? वापस NHCOCH3 का हाइड्रोलिसिस के बाद बन जाता है NH2। ठीक है ना, तो सिंपल था। सिमिलरली इसकी अगर आप ब्रोमिनेशन करना चाहो, ओके, तो ब्रोमिनेशन अगर इसकी हम करते हैं तो NHCOCH3 ऑर्थो पे तो माइनर बनेगा और पैरा पे ज्यादा बनेगा। ठीक है, फिर उसका भी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं हम।
तो हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, जो NHCOCH3 है ये वापस NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने ब्रोमीन अटैच कर दी एक ही बार, ठीक है, मल्टीपल ब्रोमिनेशन नहीं हुई, और हुई भी मेनली वो पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कन्वर्टिंग द NH2 इनटू एसिटामिडो ग्रुप। ओके, सो नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब देखो नेक्स्ट, व्हेन टू डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अ बेंजीन रिंग, ये भी कभी कभी डाउट रहता है, द मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप जनरली डिटर्मिन्स द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। देखो इस केस में जो OCH3 है ये भी एक्टिवेटिंग है क्योंकि डोनेट कर रहा है, CH3 भी डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो दोनों ही एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ये कहां करेगा, क्योंकि अगर CH3 के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्थो पे अटैक होना चाहिए, पैरा तो ऑक्यूपाइड है। OCH3 के अकॉर्डिंग देखें तो उसकी ऑर्थो पे अटैक होना चाहिए, है ना। तो दोनों ग्रुप्स दो अलग अलग जगह पे अटैक को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे केसेस में डिसाइड क्या करेंगे, कौन डिसाइड करेगा, तो जो ज्यादा पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है। तो ज्यादा पावरफुल कौन सा है, OCH3, ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ये हो गया क्लियर। सेकेंड एग्जांपल में एक NO2 लगा और OH लगा है। देखो अब NO2 तो एक विड्रॉइंग ग्रुप है, OH एक डोनेटिंग है। तो विड्रॉइंग, देखो इलेक्ट्रोफाइल को जब अटैक करना है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और OH इज अवर एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप डिसाइड करेगा। तो OH कहां अटैक करना चाह रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को कहां लाएगा, अपने ऑर्थो या पैरा पे, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन ये वाली जो है ये क्राउडेड है क्योंकि दोनों तरफ ग्रुप्स इसके लगे हुए हैं, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा आएगी, तो इस पे अटैक होने के चांसेस कम है। ये वाली जो ऑर्थो ये अच्छा है, इस पे हो सकता है, और ये जो पैरा है इस पे भी हो सकता है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट में E यहां पर आ जाएगा एंड सेकेंड वन। अब इन दोनों में भी मेजर अगर आप बोलो कि सर कौन सा मेजर होगा, तो वो डिपेंड करता है ये इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ठीक है। ये अगर नाइट्रो के साथ रहेगा तो क्या उसमें H बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, और अगर H बॉन्डिंग हो पाएगी तो OH के साथ भी होगी, ओके। तो ये काफी फैक्टर्स पे फिर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर है कि जो ज्यादा पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है। मान लो कि दोनों ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हों, यहां तो चलो एक डीएक्टिवेटिंग था और एक एक्टिवेटिंग था, दोनों ही डीएक्टिवेटिंग हैं, तो जो कम डीएक्टिवेटिंग होगा वो डिसाइड करेगा, है ना, क्योंकि जो ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहा है वो तो बिल्कुल एंटी काम कर रहा है, जो कम डीएक्टिवेट कर रहा है तो वो एक तरह से आप बोलते हो रेलेटिवली एक्टिवेटिंग है ना। जैसे मान लो आपके दो लोगों से आपकी बनती नहीं है, एक से ज्यादा मतलब ज्यादा खराब है रिलेशन, दूसरे से उतने नहीं है, तो जिससे ज्यादा खराब है उसके कंपैरिजन में तो आप दूसरे को फ्रेंड बोल सकते हो, ठीक है। तो जब दोनों डीएक्टिवेटिंग होते हैं तो जो लेस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है दैट डिसाइड्स के व्हाट विल बी द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ओके। नाउ नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये सारे रिएक्शन आपको याद ही करने हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट वन, अब बेंजीन को जब आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसकी करवाते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट बड़ा स्लो होता है। क्यों? क्योंकि ये अभी एरोमेटिक फॉर्म में है, मतलब काफी स्टेबल है। जैसे ही आप डबल बॉन्ड के अक्रॉस H2 अटैच कर दोगे एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, तो ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो जो पहला स्टेप होता है, पहले डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो H2 ऐड होना है वो बड़ा स्लो होता है, क्योंकि एरोमेटिक अपनी एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेगा, ठीक है। एक बार इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया फिर आगे फास्ट। तो दो पॉसिबिलिटी हैं,
एक ऐसा बन सकता है कि 2 डबल बॉन्ड इस तरह से बच जाएंगे और दूसरी पॉसिबिलिटी इस तरह से बचेंगे, एक बार कॉन्जुगेटेड और एक बार नॉन कॉन्जुगेटेड। फिर अगले स्टेप में जो H2 ऐड होगा वो फास्ट होगा, क्योंकि अब हम एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट एल्कीन्स के क्रॉस H2 ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए वो रिएक्शन फास्ट है। सेकेंड इज सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, दैट इज बर्च रिडक्शन। अगर बर्च रिडक्शन आप करते हैं बेंजीन की, तो याद रखना कि यही कंपाउंड बनता है, मतलब जो डबल बॉन्ड होंगे वो कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे, ठीक है, डबल सिंगल डबल नहीं होगा, तो ये ही बनता है। क्यों? वी डोंट हैव एनी रीजन फॉर दिस। अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये, सिंपल बेंजीन था तो ये बना दिया। अगर बेंजीन पे भी कोई ग्रुप लगा है और वो ग्रुप कैसा है NR2, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तब जब आप बर्च रिडक्शन करते हो तो उस डोनेटिंग ग्रुप वाले कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है, तब इस तरह का कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनता है। जैसे NR2 भी डोनेटिंग था, OCH3 भी डोनेटिंग है, तो दोनों में इस तरह का स्ट्रक्चर आया, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन के साथ से स्टार्ट हो रहा है। पर जब विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे COOR या COH, तब जिस कार्बन पे वो ग्रुप लगा होता है उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रिटेन नहीं होता, फिर डबल बॉन्ड इस तरह से आते हैं। अब ये क्या रीजन है, वी कैन नॉट गो इनटू दिस कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है, बट ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट है कि विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप के साथ इसका जो प्रोडक्ट आता है वो डिफरेंट आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हाँ जेई एडवांस्ड के लिए अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हो तो ये कुछ हद तक रेलिवेंट हो सकता है, ओके। तो इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने एक बार देख लिया उसको, थोड़ा आपके माइंड में आ गया, दैट इज सफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट इज दिस प्रॉब्लम, तो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो नाउ इट्स अ गुड सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि इन केसेस में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमारे एक ही बार रिवाइज हो जाते हैं, ओके। तो पहले पॉज करो वीडियो को, जस्ट देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और इस तरह की प्रॉब्लम में आपको एनालाइज करना कैसे है। ये जो आपका रिएक्टेंट है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, ए का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है उसको देखो, सोचो उसमें क्या क्या ऐड हुआ, कितने कार्बन ऐड हुए, कितनी हाइड्रोजन, तो कौन सा रिएक्शन हुआ होगा, फिर इस रिएक्शन के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के आपको पता लगेगा, चाहे यहाँ O3 था यहाँ O2 है, एक ऑक्सीजन कम हुई, तो वो तो क्लियर है कि वॉल्फ किश्नर में C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, तो 2 हाइड्रोजन ऐड हुए होंगे, तो यस 12 से 14 हुई हैं हाइड्रोजन, ठीक है। फिर SOCl2 क्या करता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा रिएक्शन यहां पर हो सकता है, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एटलीस्ट स्पेंड 5 मिनट्स ओके ऑन दिस क्वेश्चन, ओके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट केस में ये एक हमारे पास जो है दिस इज एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 से क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ओके। तो एनहाइड्राइड को आपने यहां से तोड़ दिया, ये वाला जो कार्बन था कीटो वाला, इसको अटैच कर दिया इसके ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा, एक बार पैरा बन जाएगा, क्लियर। तो क्या करते हैं, लेट अस से हम ऑर्थो बनाते हैं, तो यहां पे ये CH3, ये वाला कार्बन देखो C डबल बॉन्ड O, इसके बाद CH2, ठीक है, ये CH2 फिर CH2, उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद O, ये वाला ऑक्सीजन, और यहां से जो H था वो निकल के इसके साथ लग जाएगा, तो ये COOH बनेगा फाइनली, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये 6 और ये 7 कार्बन थे, अब कितने हो गए 11, तो 7 8 9 10 11 और ऑक्सीजन 3 है, यस। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेटिस्फाई करेगा, तो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप में, ओके। अगली बार उसका क्या हो गया, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसको अफेक्ट नहीं करना है, जो कीटो है इसको रिड्यूस करना है, तो जो B होगा दैट विल बी CH3
ये CH2 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 COOH, ठीक है। उसके बाद SOCl2 से ट्रीट किया। SOCl2 क्या करता है, COOH को COCl में कन्वर्ट कर देता है। तो जो C है हमारे पास, B आ गया, A आ गया, तो C में दिस इज C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। तो मतलब OH को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन के साथ। तो ये रिएक्शन याद भी रखने हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर भी प्रोडक्ट में जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक क्लोरीन और एक ही ऑक्सीजन है। फिर इसका AlCl3 से रिएक्शन देखो, तो AlCl3 के साथ क्या हो रहा है, यहां पर क्लोरीन निकल गया बाहर और एक H भी निकल गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब इस तरह की लंबी चेन हो और HCl टाइप की कोई चीज निकल रही हो, इट मीन्स रिंग आपस में कंप्लीट हो रहा है। यहां पे देखो ये 1 2 3 4, ठीक है। ये अगर कार्बन इस यहां से कनेक्ट कर जाएगा तो क्या हो सकता है, तो यहां पर इस केस में हम ऐसे कर सकते हैं, ये 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 CH2 थे, एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, उसके बाद था C डबल बॉन्ड O, यहां था Cl और यहां था H, ठीक है। तो ये Cl और ये H आपस में निकल गए और ये यहां पर कनेक्ट हो गया, ओके। तो ये बन गया इस तरह का स्ट्रक्चर। तो दिस इज अवर D। अब D के बाद NaBH4। अब NaBH4 कीटो ग्रुप को क्या करेगा, देखो 12 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अभी भी एक रही, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो मतलब सिंपल कीटो ग्रुप की रिडक्शन करके ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो जो E होगा दैट विल बी ओके, देखो तो E के लिए दिस विल बी लाइक OH, ये आ गया अल्कोहल, ठीक है। फिर H2SO4, H2SO4 क्या करता है, अब देखो यहां पे 14 हाइड्रोजन से 12 रहेगी और ऑक्सीजन भी निकल गया, मतलब H2 निकल गया, ठीक है। तो इससे अगर H2 निकालोगे ये OH जाएगा और एडजेसेंट पोजीशन से H निकलेगा, तो एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये आ गया F। इसकी हमने की N ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ अलाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो अलाइलिक ब्रोमिनेशन करके एक ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करना है, ये बेंजीन। देखो अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाली पोजीशन है अलाइलिक और ये वाली पोजीशन है बेंजाइलिक, ठीक है। बेंजाइल अगर बनेगा तो ज्यादा स्टेबल बन सकता है स्ट्रक्चर, ओके। अलाइलिक पे भी होगा ना अगर अटैक यहां पे, ठीक है, इस पोजीशन पे अगर ब्रोमीन अटैच होती है तो क्या होगा, यहां अगर फ्री रेडिकल बनता तो वो भी पूरे बेंजीन रिंग के साथ अल्टीमेटली रेजोनेंस में आता। तो यहां पर हम ब्रोमीन अटैच कर सकते हैं, अलाइलिक ब्रोमिनेशन। फिर फाइनली NaOET, ठीक है। एंड वेट 1 सेकेंड, एक चीज हम आई थिंक लगातार ही भूलते जा रहे हैं, CH3 अटैच करना, ठीक है। ये CH3 यहां पे, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें दूसरे रिंग में बेंजीन बना और यहां से मेटा पोजीशन, चलो देख लेते हैं हम किस तरह से आ सकता है। तो यहां से Br और यहां से H निकल जाएगा, तो यहां पर भी डबल बॉन्ड और ये CH3, ठीक है। पर इनके केस में जो CH3 था वो कहां लगा है, रिंग के थर्ड पोजीशन पे, इस रिंग के रिस्पेक्ट में मेटा पे, हमने ऑर्थो पे लगाया, ठीक है। तो अगर ये जो प्रोडक्ट हमारा डिफरेंट आ रहा है दैट इज बिकॉज हमने ये जो
फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन करवाई, ये करवाई हमने ऑर्थो पोजीशन पे, इसको पैरा पे करवा सकते थे। ठीक है, तो एक बार हम वो पॉसिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, उससे क्या डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो ब्रोमिनेशन हमने करवाई, अगर हम ब्रोमिनेशन इसकी जगह पे बेंजाइलिक पोजीशन पे करते डायरेक्टली, ठीक है, यहां पर अगर हम करते और फिर उसके बाद -HBr डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, तब भी डबल बॉन्ड तो यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो मतलब इस CH3 की पोजीशन चेंज करने का क्या मेथड हो सकता है कि जो रिंग है वो इन दो कार्बन के अक्रॉस ना बने, इन दो के अक्रॉस बने। ओके, तो इसका मतलब ये पैरा प्रोडक्ट बनना था स्टार्टिंग से। ओके, तो वो हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये पैरा के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर निकाला है। ठीक है, तो सेम रिएक्शन आप पैरा पोजीशन पे करके ABCD जो सारा का सारा फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हर स्टेप आपको चेक करना पड़ता है कि क्या इन्होंने जो प्रोडक्ट दिया है हम वही बना रहे हैं कि नहीं। बन तो बहुत कुछ सकते हैं, पर हमें वही सीक्वेंस फॉलो करना होता है जो फाइनल आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो नाउ यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहले ये क्वेश्चन कर लो। तो पॉज द वीडियो हियर एंड देखो इन दोनों रिएक्शन में क्या गलती हुई है। बोथ रिएक्शन फेल टू गिव दीज प्रोडक्ट। पहले रिएक्शन से ये नहीं बनता, दूसरे रिएक्शन से ये नहीं बनता। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या सीक्वेंस गलत है या रिएजेंट्स गलत हैं? ठीक है, ट्राई इट फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। देखो नाउ इन दिस क्वेश्चन हमने पहले करवाई नाइट्रेशन। ठीक है, तो कहीं भी नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, उसके बाद कराई असाइलेशन। अब नाइट्रो ने क्या किया, मेटा पोजीशन पे आप बोलोगे सर असाइल लग गया CH3CO, और फिर कर दिया वॉल्फकिशनर, तो CO का हो गया CH2, तो ये तो बन गया। पर पॉइंट इज नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन नहीं देती। पढ़ा था ना, क्योंकि नाइट्रो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। नाइट्रोबेंजीन डजंट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, नहीं होता। ओके, खास करके असाइलेशन तो बिल्कुल नहीं होगी, तो इसलिए ये सीक्वेंस गलत है। क्लियर? हम पहले असाइलेशन करते, फिर उसके बाद नाइट्रो अटैच करते, मतलब नाइट्रेशन उसके बाद करते, तो ये पॉसिबल था। तो ये सीक्वेंस गलत है। जो 2 था उसको 1 पे आना चाहिए था, 1 को 2 पे आना चाहिए था। ठीक है, सेकंड देखो, NBS लिया आपने, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, तो वो अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगा देगा। ठीक है, तो यहां पर ब्रोमीन लग गया आपका फर्स्ट स्टेप में, ये हो गया। सेकंड NaOET, स्ट्रॉन्ग बेस हीट किया, HBr निकल गया, तो ठीक है, यहां पे आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड। ओके, फिर उसके बाद ब्रोमिनेशन। अब ये जो ब्रोमिनेशन थर्ड हो रही है, थर्ड केस में ये पैरा पोजीशन पे, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप बोलोगे कि यस ये एक अल्काइल ग्रुप है, एक बार ऑर्थो पे अटैक हो सकता था और एक बार पैरा पोजीशन पे अटैक हो सकता था। ठीक है, तो हमने तो डायरेक्टली ये तो बन जाएगा हमारा Br। तो इसमें कहां गलती हुई है? क्या सीक्वेंस में गलत है या फिर फाइनली इसकी ब्रोमिनेशन नहीं होगी? तो यहां पर मेन प्रॉब्लम ये है कि जब आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो आयरन के साथ, तो ठीक है आयरन एज ए कैटलिस्ट हमने यहां पर यूज किया है, पर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसके अक्रॉस भी तो ब्रोमीन अटैक कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं होगा बेंजीन पे, यस ये होगा, पर साथ के साथ ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसके अक्रॉस भी ब्रोमिनेशन हो जाएगी, उसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, तो दैट इज द रीजन के दोनों रिएक्शंस में ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन आई थिंक फ्रॉम सम प्रीवियस ईयर IIT प्रॉब्लम।
तो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिकली। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद इन 10 to 15 सेकेंड यू कैन आंसर द प्रॉब्लम, मैक्सिमम 30 सेकेंड। तो पॉज द वीडियो एंड डोंट नोट इट डाउन, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, टेक एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। देखो नाउ इन दिस केस जो लेफ्ट वाला बेंजीन रिंग है इसके साथ क्या लगा है, CH3 डोनेटिंग ग्रुप है तो अच्छी बात है। दूसरा लगा NHCOR, तो NHCOR इज अ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो मतलब लेफ्ट वाला जो बेंजीन रिंग है इसके साथ जो दोनों ग्रुप लगे हैं वो डोनेटिंग है, तो ये एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है। ठीक है, राइट वाला जो है CH3 ठीक है, पर ये लगा CONHR। CONHR एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया मॉडरेटली। ठीक है, तो इट्स अ डीएक्टिवेटेड रिंग। अब ऑब्वियसली बात है ब्रोमीन अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो एक्टिवेटेड रिंग पे ही करेगा। तो पहला पॉइंट तो आ गया कि लेफ्ट वाले पे ही अटैक होगा, तो ए ऑप्शन गलत क्योंकि राइट पे हो रहा है, बी ऑप्शन गलत, तो आंसर सी या डी में से आएगा। ठीक है, सेकेंडली CH3 भी एक्टिवेटिंग है, NHCOR भी एक्टिवेटिंग है, दोनों एक्टिवेटिंग है। CH3 के पोजीशन ये ऑर्थो है, NHCOR के लिए ये मेटा है। जब दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप हों तो जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है वो डिसाइड करता है कि कहां पर अटैक होगा, एंड CH3 से बेटर है NHCOR। ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा, तो या ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो दोनों तो इसके ऑक्यूपाइड है तो पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, बिना किसी फालतू टेंशन के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट यू नीड टू हैव द राइट नॉलेज। ठीक है, कोई इनकम्प्लीट चीज नहीं होनी चाहिए, जो सारी चीजें बेसिक्स हैं, एक भी पॉइंट अगर आपका मिस हो गया ड्यूरिंग योर स्टडी तो हो सकता है आप क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। इन दिस केस देखो ICl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 है, क्या होगा? क्या क्लोरीनेशन होगी, आयोडीनेशन होगी, दोनों लग जाएंगे? तो देखो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब भी कोई चीज अटैक करती है वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, चाहे वो आपका कोई कार्बोकेटाइन रहा हो, Br पॉजिटिव रहा हो, Cl पॉजिटिव रहा हो। ठीक है, मतलब कोई कार्बोकेटाइन अटैक करेगा। ICl में देखें तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और आयोडीन इज लेस, तो ये किस तरह से आयनाइज होगा? अगर होगा तो I पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या हुआ? I पॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैक करेगा तो फिर आयोडीनेशन ही होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, एंड आई थिंक नाउ दिस कंप्लीट्स द चैप्टर। तो हमने काफ़ी सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें अटेम्प्ट कर दी हैं। ठीक है, तो नाउ यू नीड टू गो फॉर द प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन योर पार्ट। जो आपको असाइनमेंट्स हैं आपके पास वो आपको अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, और एनी स्टडी मटेरियल या बुक जो भी आप पढ़ रहे हो उसके जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं ट्राई टू सॉल्व देम ऑल, और साथ के साथ NCERT को भी कंप्लीटली सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स दिस। अब इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री इसके बाद टॉपिक आना चाहिए वो आपको पढ़ना चाहिए फिनोल, क्योंकि एरोमेटिक हम चल रहे हैं तो एरोमेटिक में अराइल हैलाइड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, फिनोल के भी काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, तो इमीडिएटली इसके बाद अगर आप फिनोल को और डिटेल में पढ़ लोगे तो दैट विल काइंड ऑफ कंप्लीट द होल एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर अमीन्स अगर आता है वो हम सेपरेटली अमीन्स के अंदर ही पढ़ सकते हैं, पर अराइल हैलाइड और फिनोल इकट्ठे हो जाएं तो दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो दैट इज ऑल, सो सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।